गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है अलग अलग आकृतियां और इसके भाग 3 में आज हम आकृतियों के गुण पहचानना सीखेंगे और गुणों में हम विभिन्न आकृतियों के जो विशेष गुण होते हैं उनके किनारे और कोने गिनना सीखेंगे। आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे? पिछली कक्षा में हमने विभिन्न आकार की आकृतियों के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम उन आकृतियों की जो विशेषताएं होती है या उनमें क्या क्या गुण होते हैं उनको पहचानना सीखेंगे और विशेष रूप से हम दो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वो है विभिन्न आकृतियों के किनारे कितने होते हैं और उन आकृतियों में कोने कितने होते हैं। तो चलिए कक्षा में यहां लिखा हुआ है कि ईंट, माचिस व पुस्तक के ऊपरी भाग को देखते हैं। जब हम ईंट, माचिस और पुस्तक के ऊपरी भाग को देखते हैं तो उनमें चार किनारे होते हैं। जैसे हमारे सामने जो पहला चित्र बना हुआ है वो ईंट का बना हुआ है, दूसरा चित्र जो बना हुआ है वो माचिस का बना हुआ है और तीसरा चित्र पुस्तक का बना हुआ है। और जब हम ईंट को हाथ में लेके उसके ऊपरी भाग को देखेंगे तो उसमें हमें कितने किनारे नजर आएंगे तो देखते हैं यहाँ पे। अब जब हमने ईंट के ऊपरी भाग को देखा तो उसमें हमें 1, 2, 3 और 4 किनारे नजर आए। ठीक है, इसी तरह जब हमने माचिस के ऊपरी भाग को देखा तो उसमें हमें कितने किनारे नजर आए तो देखते हैं यहाँ पे। माचिस में भी जब हमने उसके ऊपरी भाग को देखा तो हमें 4 ही किनारे नजर आए, 1, 2, 3 और 4। अब जब हमने पुस्तक के ऊपरी भाग को देखा तो उसमें भी हमें 1, 2, 3 और 4 ही किनारे नजर आए। लेकिन क्या ईंट, माचिस और पुस्तक में केवल 4 ही किनारे होते हैं? नहीं, ईंट, माचिस और पुस्तक में केवल 4 किनारे नहीं होते हैं। जब हम ईंट, माचिस और पुस्तक को ऊपर से देखते हैं तो हमें 4 किनारे नजर आते हैं और जब हमने ईंट, माचिस और पुस्तक को नीचे की तरफ से देखा या उल्टा करके देखा तो भी हमें 4 ही किनारे नजर आएंगे। ठीक है, तो क्या ईंट, माचिस और पुस्तक में केवल 8 किनारे होते हैं? नहीं, ईंट, माचिस और पुस्तक में 8 किनारे नहीं होते हैं। जब हमने ईंट के किनारों को गिना तो उनकी संख्या कितनी हुई तो यहाँ हम देखते हैं जब हमने ईंट के ऊपरी भाग को देखा तो उसमें हमें 4 किनारे नजर आए तो यहाँ हमने लिखा 4। अब जब हमने ईंट के नीचे वाले भाग को देखा तो उसमें भी हमें 4 किनारे नजर आए तो यहाँ हमने लिखा 4। अब क्या ईंट में 8 ही किनारे होते हैं? नहीं, ईंट में जो किनारों की संख्या होती है वो 12 होती है। तो अब ये 4 किनारे कहां से आए? तो जब हमने ईंट को सीधा खड़ा करके देखा तो उसमें एक और दूसरा किनारा हमें ये नजर आया और ऐसे ही 2 किनारे ईंट के दूसरी तरफ भी होंगे। तो यहाँ किनारों की संख्या हो गई 2 और यहाँ भी किनारों की संख्या हो गई 2। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये ईंट है इसमें कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई? 4 और 2 6। 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होंगे और 10 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमें 12 प्राप्त हुए। इस प्रकार ईंट में कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 12। ठीक है, इसी प्रकार जब हमने माचिस के किनारों को गिना तो उनमें भी या माचिस में भी जो किनारों की संख्या थी वो 12 ही थी और उसको भी हमने कुछ इसी तरीके से गिना। 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 2 किनारे, एक किनारा यहाँ पे, एक किनारा यहाँ पे, तो 2 किनारे यहाँ पे और एक किनारा ये और एक किनारा उधर और 2 किनारे यहाँ पे। इस प्रकार माचिस में जो कुल किनारों की संख्या हो गई वो हो गई 12 और पुस्तक में भी किनारों की संख्या 12 ही होगी। ठीक है,
इस प्रकार जब हम ईंट, माचिस और पुस्तक के केवल ऊपरी भाग को देखेंगे तो हमें 4 किनारे नजर आएंगे, और जब हमने ईंट, माचिस और पुस्तक के निचले वाले भाग को देखा तो भी हमें 4 किनारे नजर आए, और जब हमने ईंट, माचिस और पुस्तक को सीधा खड़ा करके देखा तो उसमें हमें 2 किनारे और नजर आए, और उसके नीचे वाले भाग में भी 2 किनारे नजर आए। तो इस प्रकार ईंट, माचिस और पुस्तक में जो कुल किनारों की संख्या थी वो थी 12। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि संदूक व पासे के किनारों को गिनने पर उनकी संख्या 12 होती है। अब हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है वो है, एक चित्र है पासे का और जो दूसरा चित्र है वो है संदूक का। अब हमें इसमें बताया गया है कि यहाँ जो किनारों की संख्या है वो 12 है, कि जब हमने संदूक व पासे के किनारों को गिना तो उनकी संख्या हमारे पास में हुई 12। ठीक है, कितनी संख्या हुई किनारों की? 12। हमने ईंट, माचिस और पुस्तक को केवल ऊपरी भाग से देखा था तो हमें किनारों की संख्या थी वो केवल 4 नजर आई थी, और जब हम पासे और संदूक के सभी किनारों को गिनेंगे तो जो किनारों की संख्या होगी वो होगी 12। ठीक है, हमारे सामने जो ये संदूक बना हुआ है इसे जब हम ऊपर से देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4 किनारे नजर आएंगे, और इसके नीचे की तरफ भी 4 किनारे होंगे, और एक किनारा इधर और एक किनारा उधर, तो 2 किनारे यहाँ पे और 2 किनारे यहाँ पे होंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इस प्रकार किनारों की संख्या हो गई संदूक में 12, और इसी प्रकार पासे में भी जो किनारों की संख्या होगी वो होगी 12। ठीक है, अब आगे हमारे सामने लिखा हुआ है कि थाली व रोटी के घुमावदार किनारे होते हैं, कि जो थाली होती है जिसमें हम खाना खाते हैं और उसके जो किनारे होते हैं वो घुमावदार होते हैं, मतलब वो किनारे घूमे हुए होते हैं, और रोटी की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है और इसके जो किनारे हैं वो भी है घुमावदार। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि थाली व रोटी के घुमावदार किनारे होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि समोसे व पराठे में 3 कोने होते हैं। अब इतनी देर से हम किनारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि समोसे व पराठे में 3 कोने होते हैं। अब ये कोने क्या होते हैं? जब हमने यहाँ एक रेखा खींची या एक लाइन खींची तो ये एक सीधी लाइन हो गई, लेकिन जब हमने इसके एक बिंदु से दूसरी तरफ लाइन खींची तो इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ जो स्थान है उसे हम बोलेंगे कोना। क्या बोलेंगे? कोना। 2 रेखाखंडों के बीच वाले बिंदु को हम बोलते हैं कोना। अब हमारे सामने जो यहाँ पहला चित्र बना हुआ है वो बना हुआ है समोसे का। अब समोसे में सबसे पहले हमें किनारों को गिनना है। किनारों का मतलब हो गया कि ये समोसा कितने रेखाखंडों से मिलकर बना है। जब हमने समोसे को देखा तो एक रेखाखंड हो गया ये, दूसरा रेखाखंड हो गया ये, और तीसरा रेखाखंड हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ किनारों की संख्या हो गई 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमें समोसे में गिनना क्या है? हमें समोसे में कोने गिनना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच में ये जो दोनों के बीच का बिंदु है तो एक कोना यहाँ हो गया, और इस रेखाखंड के और इस रेखाखंड के बीच में ये जो दूसरा बिंदु है, दूसरा कोना वहां हो गया, और इस रेखाखंड के और इस रेखाखंड के बीच में यहां जो तीसरा बिंदु है, तीसरा कोना वहां हो गया। इस प्रकार समोसे में जो कोने हैं वो कितने हो गए, या कोनों की संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 3। ठीक है, अब हमें पराठे में देखना है कि पराठे में
कोनों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखा कि पराठा कितने रेखाखंडों से मिलकर बना है या पराठे में किनारों की संख्या कितनी है। और जब हमने पराठे को देखा तो हमें पराठे में 3 किनारे नजर आए, पहला किनारा ये, दूसरा किनारा ये और तीसरा किनारा ये। ठीक है, अब हमें जो पराठा है उसमें कोने देखने हैं, तो कोने हो गए इसमें 1, 2 और 3। इस प्रकार पराठे में भी कोनों की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 3। तो यहां हमारे सामने लिखा हुआ है कि समोसे व पराठे में 3 कोने होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं, लेकिन एक तिपाई में 3 कोनों के साथ 3 किनारे भी होते हैं, इसलिए इन्हें तिकोना भी कहते हैं। अब यहां हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एक तिपाई होती है या कोई भी तिकोनी आकृति होती है, जैसे यहां हमारे सामने ये तिकोनी आकृति बनी हुई है। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया कि कोई भी तिकोनी आकृति होगी वो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी होगी, और जैसे ही वो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें किनारों की संख्या 3 है। और जैसे ही उसमें किनारों की संख्या 3 हुई तो उसमें अपने आप कोनों की संख्या भी 3 ही हो गई। यहां हमने ये बनाई तिकोनी आकृति। अब हमें पता है कि ये जो तिकोनी आकृति है उसमें किनारों की संख्या है 3, और जैसे ही किनारों की संख्या 3 हुई तो यहाँ जो कोनों की संख्या है वो भी हो गई 3। अब हमें यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है कि एक तिपाई में कि कोई भी तिकोनी आकृति होती है उसमें 3 कोनों के साथ 3 किनारे भी होते हैं। मतलब कोई भी तिकोनी आकृति होगी उसमें 3 किनारों के साथ 3 कोने अवश्य होंगे, और इसीलिए इन्हें तिकोना भी कहते हैं। यहाँ जो तिपाई है उसमें 3 किनारे हैं, और जैसे ही हमने उस आकृति के या तिपाई के 3 कोनों को गिना तो उसे हमने तिकोना बोल दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि दी गई आकृतियों को देखें कि आपके सामने एक चित्र तो ये बना हुआ है, दूसरा चित्र ये बना हुआ है। ठीक है, अब इनके अलग अलग किनारे, कोने व विकर्ण होते हैं। अब आपके सामने ये जो 2 चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम इन आकृतियों के किनारों को गिनते हैं, फिर हम इन आकृतियों के कोने को गिनेंगे, और फिर उसके बाद में हम इन आकृतियों के विकर्ण को गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो पहला चित्र है, ये जो पहला चित्र है इसमें किनारों की संख्या कितनी है, यहाँ किनारे हैं 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार यहाँ किनारे हो गए 4, तो हम यहाँ लिखेंगे किनारे बराबर 4। अब यहां हमें कोने भी गिनना है, तो यहां कोनों की संख्या होगी 1, 2, 3 और 4। इस आकृति में जब किनारों की संख्या 4 है तो कोनों की संख्या कितनी होगी, तो हम यहां लिखेंगे कोने बराबर 4। ठीक है, अब हमें जो तीसरी चीज देखनी है वो है विकर्ण। अब जैसे ही मैंने विकर्ण शब्द बोला आपको समझ भी नहीं आया कि ये विकर्ण होता क्या है, तो हमारे सामने ये जो पहली आकृति बनी हुई है उसमें एक रेखा ऐसे खींची हुई है और दूसरी रेखा ऐसे खींची हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी आकृति में आमने सामने वाले 2 कोनों को मिलाएंगे तो जो रेखाखंड खींचा जाएगा उन दोनों किनारों को मिलाने के लिए उसे हम विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम विकर्ण कहेंगे। किसी भी आकृति में 2 आमने सामने वाले कोनों को मिलाने के लिए जो रेखाखंड खींचा जाता है उसे, यहाँ पे जो ये कोना है और दूसरा कोना ये है, तो जब हम इन दोनों कोनों को मिलाएंगे तो यहाँ जो रेखाखंड खींचा जाएगा उसे हम विकर्ण बोलेंगे। और जब हमने इस कोने को इस
के सामने वाले कोने से मिलाया तो जो रेखाखंड खींचा हमने उसे भी हम विकर्ण कहेंगे। तो ये जो आकृति है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ विकर्ण हो गए 2। ठीक है, अब हम ये वाली आकृति देखते हैं या दूसरी आकृति को देखते हैं। जब हमने दूसरी आकृति को देखा तो हमें किनारों की संख्या कितनी मिली? तो गिनिए, सबसे पहला किनारा हो गया यहाँ पे 1, ठीक है, फिर दूसरा किनारा हो गया यहाँ पे 2, तीसरा किनारा हो गया यहाँ पे 3, चौथा किनारा हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये जो किनारा है ये पहला किनारा यहां से हो गया। ठीक है, अब दूसरा किनारा हमने इसको माना जो यहां तक है। ठीक है, अब तीसरा किनारा हमने इसको माना जो यहां तक है और चौथा किनारा हमने इसको माना जो यहां तक है। ठीक है, जब हमने 4 किनारे यहां मान लिए तो यहां हमारे सामने ये जो किनारा है वो हो जाएगा 5वां किनारा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो किनारा है वो है 6ठा किनारा। ठीक है, अब ये जो किनारा है वो है 7वां किनारा और ये जो किनारा है वो है 8वां किनारा। ठीक है, अब ये जो किनारा बचा हमारे पास में ये हो गया 9वां किनारा और ये किनारा हो गया 10वां किनारा। ठीक है, अब हमारे पास में किनारे कौन कौन से बचे? हमारे पास में बचा एक ये 11वां किनारा और सबसे अंतिम किनारा जो होगा वो होगा ये 12वां किनारा। इस प्रकार इस आकृति में जो किनारों की संख्या है वो कितनी हो गई? यहाँ किनारों की संख्या हो गई 12। तो हम यहाँ लिखेंगे किनारे बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ हमें कोनों की संख्या गिननी है जो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ लिखेंगे कोने बराबर 8। ठीक है, तो इस आकृति में किनारों की संख्या हो गई 12 और कोनों की संख्या हो गई 8। अब हमें विकर्ण देखने हैं तो हम जब इस आकृति में आमने सामने वाले कोनों को मिलाएंगे तो इसमें कई सारे विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि इन चित्रों को देखो और किनारे व कोने गिनकर कॉपी में लिखो। कि आपके सामने कुछ चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को आपको देखना है और उन चित्रों में या दी गई आकृतियों में आपको किनारे और कोनों को गिनकर आपके सामने जो ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं उसमें लिखना है। अब हमारे सामने जो पहला चित्र बना हुआ है वो किसका है? वो है ईंट का। तो हमने अभी पीछे ईंट के किनारों और कोनों को गिना था, तो यहाँ ईंट में किनारों की संख्या कितनी है? वो है 12। तो 12 को लिखेंगे हम यहाँ पे और ईंट में जो कोनों की संख्या होगी वो होगी 8। ठीक है, तो यहाँ हमने ईंट में किनारों की संख्या लिखी 12 और कोनों की संख्या है ईंट में 8। ठीक है, अब अगला चित्र हम देखते हैं। तो अगला जो चित्र है हमारे सामने वो है पोस्ट कार्ड का और पोस्ट कार्ड में किनारों की संख्या कितनी है? तो गिनिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पोस्ट कार्ड में किनारों की संख्या है 4 और कोनों की संख्या कितनी है पोस्ट कार्ड में? कोनों की संख्या होगी पोस्ट कार्ड में 1 2 3 और 4। तो यहाँ पोस्ट कार्ड में किनारे हो गए 4 और कोने भी हो गए 4। अब हम अगला चित्र देखते हैं। वो हमारे सामने एक सिम का बना हुआ है और जब हमने सिम में किनारे गिने तो वो कितने हो गए? वो हो गए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब जब हमने यहाँ सिम के किनारों को गिना तो उनकी संख्या हो गई 5। अब हमें इनके कोनों को गिनना है तो यहाँ कोने होंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ कोनों की संख्या भी होगी 5। ठीक है, तो सिम में जो किनारों की संख्या होगी वो होगी 5 और कोनों की संख्या भी होगी 5। ठीक है, अब आगे हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है वो चौक के डिब्बे का है और संदूक के आकार में है। और पिछली कक्षा में या अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो संदूक में किनारों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12 और संदूक में जो
कोने होते हैं उनकी संख्या होती है 8। ठीक है, तो चौक के डिब्बे में भी किनारों की संख्या 12 होगी और कोनों की संख्या 8 होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है वो एक पतंग का है। अब हमें पतंग में किनारों की संख्या गिननी है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि पतंग का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, पतंग का आकार कुछ इस प्रकार है। अब जब हमने इसमें किनारे गिने तो 1 2 3 4 5 6 और 7 किनारे हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब हमें पतंग में कोनों की संख्या गिननी है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ जो कोनों की संख्या हो गई वो भी हो गई 7। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 8 में विभिन्न आकृतियों के गुण पहचानना सीखा और विभिन्न आकृतियों के किनारे व कोने गिनना सीखा। आगे की कक्षा में हम इससे अगले वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।